साहब, बांदा की रियासत बनी कब? साहब ये नवाब अली बहादुर प्रथम थे जो अच्छा। श्रीमंत बाजीराव पेशवा और मस्तानी साहिबा जिनके ऊपर एक मूवी बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, जी। वो उनके पोते होते थे। अच्छा। नवाब अली बहादुर प्रथम। ओके। वो उनके साथ भी आपको कोई कनेक्शन था रानी लक्ष्मीबाई जी बिल्कुल के साथ? कनेक्शन था। अच्छा। सबसे बड़ा कनेक्शन तो ये था कि भाई छत्रपति शाहू महाराज से पूछा गया कि एक तरफ बाजीराव और एक तरफ 1 लाख सेना, तो आप किसे पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा सिर्फ बाजीराव को लेना पसंद करूंगा क्योंकि बाजीराव 1 लाख सेना के बराबर है। अच्छा। जी, तो वो जीवन में 42 जंगें लड़ी और 42 की 42 जीती। अच्छा, एक भी जंग आपने जीवन कभी में नहीं हारा? अपराजित। कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक फिल्में रोकने का कोई कानून बना ही नहीं। अच्छा, कोई मतलब अगर कुछ गलत भी आप दिखा रहे हो तो आप फिल्म में रोक नहीं सकते? बल्कि फिल्म वाले चाहते हैं कंट्रोवर्सी हो। हालांकि संजय लीला भंसाली ने मुझसे बात करी, उन्होंने ये बात कही हाँ। कि साहब आप किसी तरीके से कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लीजिए। हाँ। तो मैंने कहा आप बहुत गलत जगह नंबर डायल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग वो हैं कि अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को मरने के लिए छोड़ देते। हम ये कहते हैं, हमारा चैलेंज, हमारा दावा है कि बाजीराव पेशवा जी से लेकर नवाब अली बहादुर और सैफ अली बहादुर तक सिर्फ ये बता दें कि कहाँ हमने देश के साथ गद्दारी करी। एक चीज बता दें, मैं हर चीज अपनी छोड़ने को तैयार हूँ। बाजीराव मस्तानी, दोस्तों आपने ये नाम जरूर सुना होगा। और आज हमारे साथ हैं उन्हीं के 8वें वंशज नवाब शादाब अली बहादुर जी, जिनके साथ आज हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं और उनके मन की कुछ ऐसी बातें आज हम जानने वाले हैं जो शायद अनसुनी हैं, अनकही हैं, और उन्होंने भी कई बार प्रयास किया है उन बातों को बताने का, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंची हैं। तो नवाब साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। तो सर, बांदा के हमने सुना कि आप नवाब हैं और मैं बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूँ आपको अपने इस चेयर पे बिठाते हुए, और आपका बांदा में आगमन हुआ है। और नवाब साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा सा। आप अपनी हिस्ट्री बताइए कि आप अपने आप को बांदा का नवाब कहते हैं, तो क्या इसका कोई पौराणिक सबूत है? क्या इसके आप किन पीढ़ी के आप वंशज रहे हैं और कैसे आप बांदा के नवाब अपने आप को कहते हैं? देखिए साहब, नवाबी तो अब जब से देश आज़ाद हुआ, नवाबी तो सब खत्म हो गई, लोकतंत्र की हुकूमत है जी। लेकिन एक परंपरा परिवार की चली आती है कि जो राज परिवार में चला आता था, नवाब होते थे, राजा होते थे, रजवाड़े होते थे जी। उनकी जो औलादें होती थी, तो वो जो हम लोगों की परंपरा होती है, कोरोनेशन होता है, या हम लोगों के जो जैसे किसी के यहाँ गादी में तिलक होता है, हाँ। गादी में बिठाते हैं, इस तरीके से ये परंपरा चलती है कि भाई बाप है तो उसका बेटा और फिर बेटे का बेटा, तो वो परंपरा अनुसार में हाँ। नवाब हूँ। अब रियासतें तो रही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में चली गई हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि हाँ, जो एक रूल्स था, जो सरकारें ने मर्ज हुई थी, जो हुकूमतें मर्ज हुई थी, हमारी तो मर्ज हुई नहीं है जी। लेकिन ये तय था कि हाँ भाई आपके पावर्स लिए जा रहा है, आपकी मिलिट्री पावर्स लिया जा रहा है, आपकी ताकत ली जा रही है, आपकी ज़मीनें ली जा रही हैं। अच्छा। लेकिन आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपकी शान और शौकत ये नहीं ली जाएगी। आप नवाब लगाएंगे, आपका टाइटल नवाब लगेगा। ये सब चीज़ें हुई हैं और ये चलती हैं, और ये राज परिवारों में, सारे राज परिवारों में चलती हैं। अच्छा। वो चलती आ रही हैं। हाँ, हालात कंडीशन है सबकी वो नहीं रही है, क्योंकि रेवेन्यू रहा नहीं, अब राज खत्म हो गए, नवाबियत खत्म हो गई, तो वो रेवेन्यू रहा नहीं, इनकम रही नहीं। अब तो सब लोकतंत्र में मामला चला गया भारत सरकार के अंडर में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नवाब साहब, बांदा की रियासत बनी कब? साहब ये नवाब अली बहादुर प्रथम थे जो अच्छा। श्रीमंत बाजीराव पेशवा और मस्तानी साहिबा जिनके ऊपर एक मूवी बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, जी। वो उनके पोते होते थे। अच्छा। नवाब अली बहादुर प्रथम। ओके। वो 1891 में आए थे यहाँ पर। 1891 में बांदा आए थे। जी जी जी, तो बांदा। इसके पहले वो कहाँ पर रहते थे? वो साहब शनिवार वाले पुणे में रहते थे, जो कि अच्छा। हिंदुस्तान की 2 रियासतें जिसको अंपायर कहते हैं, सल्तनतें थी। जी। वो थी एक मराठा और एक मुगल, 2 ही ताकतें थी, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं थी। बाकी ये नवाब हुए, राजा हुए, ये सब मतलब बात की चीज़ें, ये सब अधीन हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। पहले मुगलों के अधीन था पूरा भारत, जी। और फिर उसके बाद 85% भारत पे मराठों के अधीन हो गया जी। था। तो जितने भी राजा रजवाड़े थे, जैसे पहले पूरे राजस्थान के जो राजपूत हुआ करते थे, ये मुगलों के अधीन दिया करते थे, मुगलों को लगान देते थे, मुगलों के कहने पे चलते थे। जी। कुछ अंग्रेज़ों के कहने पे भी चले, अलग अलग पीरियड में अलग अलग एरिया वाइज ये रहा मामला रियासतों का। लेकिन आते अंपायरों के अंडर में थे। अच्छा। लेकिन जब श्रीमंत बाजी पेशवा आए और उन्होंने अटक से लेकर कटक तक जब मराठा साम्राज्य का पंचम लहराया जी, और अपनी हुकूमत को कायम करा, जी, ऐसा महान योद्धा हाँ, जो 40 साल की उम्र में, मतलब 20 साल की उम्र में तो पेशवा बने सन 1720 में, अच्छा, वो 1740 में उनका देहांत हो गया। लेकिन 20 साल की पेशवाई में एक जवान लड़का 40 साल का, उसने 20 साल जंगों के खेमों में रहे, मैदानों में रहे, तलवार हाथ से ना छूटी, हो घोड़े पे बैठे रहे। मतलब उनके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाती है एन आउटस्टैंडिंग केवल मराठा जनरल, बिल्कुल, क्योंकि मराठा जनरल भी थे, पेशवा भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे छत्रपति शाहू महाराज के रेजिम जी, में। जी, जी,
तो ऐसे पेशवा जिनके के अंडर में सारे मराठा सरदार हिंदुस्तान के रहे और उनके नेतृत्व में पूरे मुगलों को यहाँ से वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, दिल्ली को घेर लिया, उनके पोते थे बांदा के नवाब अली बहादुर, उन्हीं का वंशज मैं हूँ। अच्छा, तो ये मतलब ये रियासत कितने साल तक चली आपकी? साहब ये रियासत 1791 से लेकर 1858 तक चली है। 1858 मतलब जब पहला युद्ध लड़ा गया आज़ादी के लिए 1857 में, उसके बाद ये रियासत खत्म हुई। हाँ जी, अब जो 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जी के शहादत के बाद ये रियासत हमारी चली गई थी। अच्छा, उनके साथ भी आपको कोई कनेक्शन था रानी लक्ष्मीबाई जी बिल्कुल के साथ? कनेक्शन था। अच्छा। सबसे बड़ा कनेक्शन तो ये था कि भाई वो देखा जाए जी। तो वो ब्राह्मण थी हाँ और बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे और ये बाजीराव पेशवा के पोते थे जी हमारे पूर्वज। जी। तो ये ब्राह्मण ताटे टोपे हुए हैं, राव साहब हुए, हाँ। और रानी लक्ष्मीबाई हुई और नवाब बांधा हुआ है, ये पूरा एक ग्रुप था ब्राह्मणों अच्छा का। अच्छा लेकिन ये ब्राह्मण सब पेशवाई के अंदर थे। पेशवा हिंदुस्तान में ये समझ लीजिए जी, कि हुकूमत मतलब पेशवा ही चला रहे थे। पेशवा हुकूमत चला रहे हाँ, थे। पेशवा ही चला रहे थे, सब पेशवाओं के अंडर में आ गया था। और यहाँ तक के पेशवाई वंशागत कर दी थी छत्रपति शाहू महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज का तो 1700 सदी में खत्म हो गया इतिहास। ये बाद में शिवाजी महाराज के काफी बाद आए थे बाजीराव पेशवा जी। तो पेशवाई हुकूमत चलाते थे, लेकिन नाम मराठा साम्राज्य का जो था वो छत्रपति शाहू महाराज का रहता था, जिनके वो आदर करते थे। हम भी आदर करते हैं और पूरा देश आदर करता है। छत्रपति शाहू महाराज उन्हीं के अंडर में अपनी औलाद की तरह उनको मानते थे। तो शनिवार वाड़े पे जहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा का स्टेचू रखा है, तो मैं जाता रहता हूँ। तो वहाँ मैंने पढ़ा तारीख मोहम्मदी में लिखा हुआ है वहाँ कि छत्रपति शाहू महाराज से पूछा गया कि एक तरफ बाजीराव और एक तरफ 1 लाख सेना, तो आप किसे पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा एक तरफ 1 लाख सेना और एक तरफ बाजीराव, तो मैं सिर्फ बाजीराव को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि बाजीराव 1 लाख सेना के बराबर है। अच्छा जी। तो वो जीवन में 42 जंगें लड़ी और 42 की 42 जीती। अच्छा, एक भी जंग आपने कभी नहीं अपराजित। कोई जंग हिंदुस्तान में ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। हाँ। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने पूरी जंगें लड़ी हों अपने जीवन में, वो पूरी की पूरी जीता हो। और ये 5 मराठा पिलर कहलाते थे। गुजरात के गायकवाड़, अच्छा, इंदौर के होलकर जी, ग्वालियर के शिंदे जी, धार के पवार जी, नागपुर के भोसले, जी, और ऐसे ही आपके देवास के पवार, ये एक ही फैमिली थी धार। अच्छा, जी, ये सारे मराठा सरदार थे। ये पेशवा के अंडर में आते थे। पेशवा मीन्स, पेशवा जो है वो एक पर्शियन वर्ड है। पेशवा का मतलब होता है पंत प्रधान, यानी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, सेम जैसे आज समझ लीजिए कि आज अपने भारत का कोई प्रधानमंत्री होता है, मोदी जी हो गए जी। हाँ। इस तरीके से जो ओहदा अच्छा, जो उनका ओहदा मिला ओहदा हुआ था, जी पेशवा हाँ, का। हाँ, जो आज का प्रधानमंत्री है वही ओहदा उनका था। पूरे देश का मराठा अंपायर के पेशवा, कोई किसी राजा या नवाब के पेशवा नहीं थे, पूरे अंपायर के पेशवा थे। और साथ ही साथ एक मराठा जनरल, मतलब बहुत बड़े योद्धा थे, जी, जिनका के दान पट्टा चलाने में बहुत माहिर थे। घोड़ा चलाने में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा, जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। एक अकबर बादशाह ने तोड़ा था और एक बाजीराव पेशवा ने, जो 5-6 दिन का सफर 2 दिन में तय करा था उन्होंने। तो उन जैसा कोई घोड़सवार हुआ नहीं हिंदुस्तान में। मतलब उनके अंदर तो इतनी चीजें थी कि उनकी तारीफ की जाए तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। अच्छा, उनके बेटे पुत्र हुए मस्तानी साहिबा से हाँ, कृष्ण राव, जिनका किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, पारिवारिक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको मुस्लिम घोषित करवाया गया। अच्छा, जबकि वो मुस्लिम नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। हाँ, वो भी ब्राह्मण थे। क्यों कि देखिए, जब माँ के पिता यानी नाना महाराजा छत्रसाल, जी, छतरपुर के बुंदेलखंड के गांव बैठे आज यहाँ के राजा छत्रसाल की बेटी क्या हुई? हिंदू हुई ना, हिंदू हुई। बिल्कुल। माँ उनकी तो 13 पत्नियां थी। अब माँ कोई भी हो, अगर माँ मान लो ईरान की भी थी, लेकिन वंश तो बाप से चलेगा ना। बिल्कुल। तो पुत्री तो हिंदू ही हुई ना। और फिर कृष्ण की भक्ति, हाँ, कृष्ण की भक्ति हो, इसीलिए उन्होंने अपने बेटा का नाम कृष्ण राव रखा था। जी। अब आप ये देखिए कि वो हिंदू, और शादी किससे हुई उनकी? श्रीमंत बाजीराव पेशवा से, वो भी हिंदू, वो भी हिंदू। हाँ। तो अब जो बच्चा हुआ, हाँ, कृष्ण राव, जिसके पिता हिंदू, हाँ, माँ भी हिंदू, नाना हिंदू, दादा हिंदू, तो वो मुस्लिम कैसे हुआ? तो ये कॉन्स्पिरेसी थी। अच्छा, हमारे ही परिवार की, हमारे पूर्वजों की। जी। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा हिस्ट्री के अंदर। एक चाशकर जोशी हुआ करते थे। अच्छा, चाशकर जोशी वो थे पेशवाई के फाइनेंसर। अच्छा, देखिए, पेशवाओं के पास ताकत बहुत थी, जी, सेना बहुत थी, अच्छा, लेकिन पैसा मुगलों के बराबर नहीं था। अच्छा, मुगलों के पास पैसे की ज्यादा, मुगलों के पास पैसा दौलत बहुत थी। निज़ाम के पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत थी। जी, तो निज़ाम उन्हीं के मुगल से ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो पेशवाओं के पास पैसा नहीं होता था जंगे लड़ने के लिए, वो चाशकर जोशी से पैसा लेते थे, फाइनेंस कराते थे। ठीक है।
तो उनके बहुत से एहसान थे हाँ चाशका जोशी के। जी वो बालाजी विश्वनाथ राव भट्ट जो श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी के पिता थे, जी उनके ऊपर भी कुछ एहसान थे। अच्छा। तो जो राधाबाई थी श्रीमंत बाजीराव पेशवा की जी माता जी, जी वो ये चाहती थी कि जो काशीबाई जिनके परिवार के हम लोगों पे एहसान चले आ रहे हैं, जी उनका पुत्र पेशवा बने। और अच्छा। छत्रपति शाहू महाराज बाजीराव पेशवा जी को अपने पुत्र की तरह मानते थे और ये वंशागत कर दिया था अच्छा कि आप पेशवा मैं नियुक्त नहीं करूंगा, इस परिवार में जो बच्चा पैदा होता जाएगा वो अपने हिसाब से परिवार में उसका राज तिलक होता जाएगा और वो पेशवा बनता जाएगा। ठीक है इस तरीके से फिर राधा भाई ने सोचा कि साहब काशीबाई का बच्चा बने। अब आप ये देखिए काशीबाई के 3 बच्चे हुए, अच्छा 3 बेटे हुए, जी लेकिन ऊपर वाले का ऐसा करना हुआ कि तीनों का वंश आगे चल के नहीं चला, 1-2 पीढ़ी के बाद। अच्छा मतलब वो वंश खत्म हाँ, हो गया। वंश खत्म हो गया। एडॉप्शन हुआ, हाँ अमृत राव तो वो वाराणसी से भस्कुटे फैमिली से उनको अडॉप्ट करा। जी सबसे हम लोग अच्छे संबंध है परिवार के, जी हम लोगों के सबसे में प्यार मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म लेकिन सवाल ये है कि वो वंश उनका नहीं चला। जी जो दूसरी पत्नी थी मस्तानी साहिबा, जिनका नाम था सावित्री बाई। अच्छा साबित्री मस्तानी साहिबा नाम इसलिए रख दिया गया उनका, जी जब वो छोटी सी थी 4 से 5 साल, 7 साल, 8 साल की, जी तो कृष्ण की भक्ति में वो हाँ भजन में नृत्य करने लगती थी। भजन बजते थे राजा नवाबों के। हाँ तो महाराजा छत्रसाल कहते थे बेटा इतने मस्त होके मत नाचा करो कि देखने वाले मस्तानी का है। अच्छा जी, इसलिए उनका नाम मस्तानी जी, रखा जी। गया। जबकि वो हिंदुस्तान की उस समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। ये लंदन से लेके तो हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री उठा के आप पढ़ेंगे तो ये बताया जाता है कि जब वो पान खाती थी तो पान का पीप गले से दिखता था। खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो मूवी में भी दिखाया गया कि मतलब वो नृत्य बहुत अच्छा करती है। हाँ, वो तो खैर गलत दिखाया है, उसको मैंने हाई कोर्ट में केस भी लगाया। अच्छा आपने हाई कोर्ट में बिल्कुल, केस मैंने किया है। संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा इन लोगों के खिलाफ केस भी लगाया। और अच्छा। मैंने बॉम्बे में जाके इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूना में करी, जी। भोपाल में करी इन लोगों के खिलाफ। ये तो बदमाश हैं। अच्छा हाँ, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री दिखाते हैं, तोड़ मरोड़ के। इनको इतिहास से कोई मतलब जी। नहीं। पद्मावती दिखाई तो इन्होंने गलत दिखाई, हाँ राजपूतों का अपमान करा इन्होंने। बिल्कुल इनको हिस्ट्री से अपमान कोई किया। वास्ता नहीं है, ये पैसा कमाने वाले लोग हैं। अच्छा आज तक हिंदुस्तान में कोई भी फिल्म हिस्ट्री की जो है वो मतलब एज इट इज हिस्ट्री पे नहीं बनी है। और दुर्भाग्य ये है हमारा, इससे जी। पहले भी मैं कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ जी कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक फिल्में रोकने का कोई कानून बना ही नहीं है। अच्छा कोई मतलब अगर कुछ गलत भी आप दिखा रहे हो तो आप फिल्म में रोक नहीं सकते। बल्कि फिल्म वाले चाहते हैं कंट्रोवर्सी हो, हाँ फ्री का एड हो रहा है उनका, फ्री का ऐड होगा। उनके करोड़ों रुपए बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। करोड़ों रुपए बढ़े। हालांकि संजय लीला भंसाली ने मुझसे बात करी, हाँ उनकी सीईओ शोभा संत ने मुझसे आधे घंटे बात करी और उन्होंने ये बात कही, हाँ वो कॉन्फ्रेंस पे थे संजय लीला भंसाली, जी कि साहब आप किसी तरीके से कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लीजिए। हाँ तो मैंने कहा आप बहुत गलत जगह नंबर डायल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग वो हैं कि अगर हमें कंप्रोमाइज़ करना होता तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को मरने के लिए छोड़ देते और अंग्रेज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लेते। आज हमारे महल, हमारे ख़जाने, हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति सब हमारे हाथ में होती। हमने तब जब पूरे हमारी रियासत जा रही थी, जी जान पे हम लोगों के मतलब तोपे बंदूक है, पूरे हमारे किले के चारों तरफ घेर रखा था हमें। 2000 लोगों को सेना फांसी पर चढ़ा दिया बूरागढ़ के किले में। जी हिंदुस्तान की किसी रियासत में आज तक मेरी नज़र में नहीं आया अच्छा कि अंग्रेजों ने 2000 लोगों को फांसी पे चढ़ाया हो। बांदा कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, बुंदेलखंड बहुत बड़ी बहुत बड़े रियासत, राजस्व, बहुत बड़ी रियासत। यहाँ से लेकर रीवा तक नवाब बांदा ने हमला करा और आसपास की जितनी रियासतें थी, पन्ना से लेकर तो सब जगह सीधा संदेश देते थे कि पेशवाई के अंदर आ जाओ, पेशवाई के अंदर, मराठा सल्तनत के अंदर आ जाओ, चोट दो, हमें आगे हमला करना है दिल्ली में। और अपना पावर को बढ़ाते जा रहे थे। अच्छा और पेशवाओं से मराठा अंग्रेज़ों का ये संधि हो चुकी थी, ये ट्रीटी हो चुकी थी कि हमारे वंशजों की आप तोपों का पावर सलामी का कम नहीं करोगे। इसलिए नवाब बांदा का आखिरी वक्त तक 15 गन सैल्यूट, 15 तोपों की सलामी रही है आखिरी वक्त। नहीं तो आप बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में छोटे मोटे नवाब बने हुए हैं जो मूंछों पे ताव फेर के कहते हैं हम नवाब थे, जबकि वो नाम के लिए नवाब। जैसे आजकल आपने देखा होगा कोई फॉरेन चले जाता, जब लौट के आता तो उससे पूछते हैं कहाँ क्या करते थे, बोलता मैनेजर था। अब वो ये नहीं बताता कि मैं सफाई का मैनेजर था। सही बात मैं एक टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे जागीरदार भी अपने आप को नवाब बनते थे। तो नॉन सैल्यूट रियासतें थी, कभी जंग लड़े नहीं, बस राइफलें उठाई, शिकार खेलना है, जीपों में घूम रहा है, बोलना हम नवाब हैं। तो ये नवाबी नहीं होती। नवाबी और राजा वो होता है जो देश के लिए कुछ करा हो, देश के लिए बलिदान दिया हो, देश के लिए लड़े हो। बिल्कुल मेरे पूर्वजों ने देश के लिए खून की आहुति दी है, बलिदान दिया है, विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते आए आखिरी वक्त तक। 1 बार 2 बार 3 बार मात पे मात खाते गए, लेकिन टूटे नहीं। अभी आपने बताया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को आपने धोखा दे दिया तो आज आपकी रियासत जिंदा होती। जी, अंग्रेजों का ऑफर थे कि अच्छा, आप क्या ऑफर दिया था रानी लक्ष्मीबाई का साथ ना दे। अच्छा। लेकिन हम, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई मेरे परदादा को राखी बांधती थी और उन्होंने खत लिख के भेजा था अच्छा। कि भैया हमारा विचार है कि फिरंगियों का शासन इस देश से खत्म होना चाहिए। जी। और फिर उसमें लिखा हुआ था भैया अपनी बहना की राखी की राखो लाज। और राखी वो
खत में रख के भेजी थी ताटे टोपे के थ्रू। अच्छा और इससे हटके भी वो राखी बांधने पूरा वाकया है, वो लंबा हो जाएगा। जी। वो छुपके से वहाँ गए थे और वो राखी बनवा के आए थे अपनी बहन अच्छा से, अच्छा अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई से। तो ये चलता रहता था मामला। हम्म और फिर ये पेशवाओं के यहाँ से परिवार के ही रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी हुई थी। और सही बात तो ये कि महाराजा छत्रसाल की रियासत का हिस्सा था, झांसी, हाँ बांदा, सागर, ये सब हम लोगों को दिया गया था। तीसरा हिस्सा जो बाजीराव पेशवा को दिया था जी। महाराजा छत्रसाल ने, वो हम लोगों की रियासत में बांदा में आता था। नवाब बांदा उनके बेटे। अच्छा अब वक्त और हालात बदल गए, नहीं तो साहब मतलब नवाब बांदा के नाम पे कांपते थे लोग। बुंदेलखंड कांपता था कि अली बहादुर का जलवा वो जलवा था कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी नवाब का ऐसा जलवा रहा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत कम ऐसे नवाब गुजरे हैं, जैसे कि अब मैं गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ। बहुत अच्छे अच्छे गुजरे हैं। जी। लेकिन नवाब अली बहादुर का भी एक अपना रुतबा था। रुतबा बहुत। था। तो ये रियासत नवाब साहब खत्म कैसे हुई? जैसे आपकी रियासत जब खत्म हुई 1858 में। देखिए साहब, शमशेर बहादुर साहब तो पानीपत की जंग लड़ने गए 27 साल की उम्र में। ठीक है। सदाशिव राव भाव विश्वास राव इन्हीं के परिवार की, भाई भतीजा। विश्वास जी। राव भतीजे थे, सदाशिव राव भाई थे इनके। जी। अब ये साहब पानीपत की जंग लड़ने गए, अहमद शाह अब्दाली से लुटेरे थे। 2 बजे तक वो जंग जीत गए, अच्छा। बिल्कुल जीत रहे थे। हाँ। कुछ मराठा सरदारों ने और कुछ ने सोचा कि यार हम तो जंग जीत ही रहे हैं, हम्म तो क्यों ना हम आगे चल के जाएं और पेशवाओं के सामने, हम पेशवा के सामने बड़े बड़े ओहदों पे हमें मिलेगा कि साहब हमारी फौज आगे रही और हम जीत गए। जी 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 जी। तो इब्राहिम खान गारदी जो तोपखाना प्रमुख थे, अच्छा। तोपखाना प्रमुख इब्राहिम खान गारदी, हम्म वो तोपें चला रहे थे। मजबूरन उनको तोपें पीछे से बंद करना पड़ी, क्योंकि अगर वो तोप चलाते तो अपने ही सेना के लोग मारे जाते, क्योंकि उनके घोड़े आगे हो गए थे। ठीक है। वो जो इब्राहिम खान गारदी था लुटेरा, अफगानी बादशाह, हाँ। उसकी फौजें ताज़ा दम छुपी हुई थी पहाड़ के पीछे। अच्छा। जब उन्होंने देखा कि ये आगे आ गए, तोपें बंद हो गई, तो वो ताज़ा फौजें बाहर आई और फिर जो काटना चालू करा है, कत्लो गारत। तो फिर उसमें शमशेर बहादुर फ्रंट पे रह गया, आखिर तक लड़े हैं। और वो इतने जख्मी हो गए, उनका खून भे गया। तो घोड़े ने भरतपुर देख रखा था। अच्छा। बहुत होशियार था वहाँ, क्योंकि सूरजमल जाट के यहाँ जाते थे मीटिंग के लिए। जी। तो वो घोड़ा उनको लेके अपनी पीठ, ये चढ़ गए थे घोड़े पे हाँ। जख्मी हालात में। वो भरतपुर चला गया, भरतपुर में उनका इलाज करा सूरजमल जाट ने। वो इलाज ठीक हो नहीं पाया, खून भे गया था। उस ज़माने में खून चढ़ता नहीं था। बिल्कुल। और वो 27 साल के नौजवान अच्छा। शहीद हो गए, और उनको वहीं सूरजमल जाट ने उनका मज़ार बनवा दिया, जो आज भी मौजूद है। अच्छा। मथुरा गेट के पास है उनका जी, मज़ार, और उनके जी। नाम से मस्जिद भी है वहाँ। ठीक है। अब साहब ये मामला रहा, उनकी शादी हो चुकी थी, हाँ। तो उनके बेटे अली बहादुर शनिवार वाड़े में थे। अब ये मामला चलता रहा। फिर वो मैंने जो आपको बताया कि 1791 में फिर वो अली बहादुर को पेशवा बनाने का चल रहा था। अच्छा। कब पेशवा बनाएंगे, तो अली बहादुर ने मना करा कि नहीं साहब, मैं पेशवा में नहीं बनूंगा। हाँ। क्योंकि पेशवा परिवार में एक चाचा ने एक भतीजे को मरवा दिया था, अच्छा। रघुनाथ राव ने, गद्दी के लिए। हाँ, नारायण राव को मरवा दिया था। हम्म। ऐसा कहा जाता, वास्तविकता क्या है मालूम नहीं, लेकिन इतिहास जो कह रहा हूँ बता रहा हूँ। जी। तो उन्होंने देखा कि यार मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ, हम्म दादा के साथ ऐसा हुआ, तो ये सब चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो, फिर ये मशवरा हुआ नाना फडणवीस के इनका कि क्योंकि दिल्ली की तरफ ही हम लोगों को बढ़ना है, हाँ। तो दिल्ली पे ही हमला करना है। तो बुंदेलखंड एक ऐसा है, यहाँ से सारी नदियों, सारे रास्ते जो जाते हैं, बिल्कुल। ये जाते हैं दिल्ली की ओर, और वहीं हमें ताकत को बढ़ाना है, अपना एक्सपांशन करना है। ठीक तो है। फिर इन लोगों के सरदार जो शिंदे थे, ग्वालियर, वो पास में थे। अच्छा। सब ये सिंधिया फैमिली। हाँ, सिंधिया फैमिली अच्छा। ये पास में थी। हाँ। ये सब बाजीराव पेशवा जी के देन थे। हम्म सिंधिया परिवार जो था, रानोजी शिंदे, वो बाजीराव पेशवा जी के ही सेवक रहे थे। अच्छा। और सेवक उनकी- रहे हैं हाँ, ये। बिल्कुल वो सेवक तो अपने रहे आप को रजवाड़ा बताते हैं सिंधिया जी। हाँ, तो रजवाड़े हैं अब अच्छा, अब रजवाड़े हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने उनको राजा घोषित करा। अच्छा। हुआ यह कि पेशवा परिवार वालों ने कभी अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया, ना अंग्रेजों के उसमें रहे। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर मुगलों के बाद किसी के पास प्रॉपर्टी थी तो वो पेशवाओं के पास थी। जी। लेकिन पेशवाओं का ये ईमानदारी रही कि पेशवाओं ने अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी। अपने सरदारों को और अपने सेवकों को आगे बढ़ाया, उनसे कहा तुम वहाँ के सूबेदार बन जाओ। जैसे मल्हार राव होलकर, जी। ये भी होल गांव से आए थे। अच्छा। ये भी सेवक थे, इनको भी दोस्त भी थे ये, हाँ। बहुत करीबी। जरा जरा सी उम्रों के थे, 20-20 साल के। हाँ। आप समझ लें, नौजवान सब साथ रहते थे। तो सेवक के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत वफादार थे। अच्छा। रानोजी सिंधी बहुत वफादार थे, और मल्हार राव होलकर भी वफादार थे। अच्छा। ये बड़े वफादार दो साथी थे इनके, दायां बायां। जी। तो इनको फिर इंदौर दिया इनको, हाँ। इंदौर का नाम इंदौर था। अच्छा। रानोजी शिंदे को ग्वालियर दिया और मल्हार राव होलकर को इंदौर दिया। ठीक है। वो बस ये यहाँ पर चलता रहा मामला। हुआ ये कि जब ये पेशवाई पूरी ख़त्म की कगार पे आ गई है हुई, तो फिर ये नहीं देखा इन लोगों ने कि हमारे आका कौन थे और उनके वंशज नवाब बांदा कौन है, क्या है, किसका क्या खून है। अच्छा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने जो जहाँ के हम सरदार थे, सूबेदार थे, हम अपने सूबे को बचाएं, और बजाय सूबेदार बनने के, बजाय पेशवाई में या मराठा अंपायर को चोट देने के, लगान देने के, हाँ। हम खुद ही राजा बन जाएं। अंग्रेजों ने इनको आगे बढ़ा के अच्छा। राजा घोषित करा इस ये तरीके से। अंग्रेजों के साथ मिल गए होंगे। हाँ, अंग्रेजों के मित्र थे सभी, बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर 99%, जी। 99 मतलब 99% हिंदुस्तान के अंदर ये मराठों से ही नहीं है, सारे नवाब भी और
राजपूत भी और मराठे भी, हाँ सब अंग्रेजों के हाँ साथ सब अंग्रेजों के क्योंकि सरेंडर होते जा रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन पेशवा परिवार एक ऐसा परिवार था हमारा जो अंग्रेजों का मित्र नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहीं कहीं कुछ संधियाँ जरूर हुई लेकिन अंडर में नहीं गए। अच्छा। बाद में जो बाजीराव पेशवा सेकंड आया वो ब्रांच एक अलग ब्रांच है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाजीराव पेशवा सेकंड के वक्त पूरा पेशवाई खत्म हो गई थी, जी वो एक अलग मामला था। एक अच्छा। परिवार में 2 बेटे होते हैं, दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क होता बिल्कुल है। बिल्कुल अंतर लेकिन होता प्रथम बाजीराव पेशवा जो थे, है। हाँ जो 17 साल में जिनका देहांत हुआ था, जी थोरले बाजीराव पेशवा जिनको कहते हैं, जी। वो उन जैसा तो कोई हुआ ही नहीं है। अच्छा हाँ, वो तो नेपोलियन बोनापार्ट से उनको कंपेयर करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट भी जंग हार गए थे, जी। बाजीराव पेशवा कोई जंग नहीं हारे, सिर्फ एक ही जंग हारे थे, वो थी उनकी पारिवारिक जंग, अच्छा जो परिवार वाली जंग थी, माता पिता और लोग। तो ये वो हार गए थे। फिर मैं कहानी शुरू करूंगा वहीं से, शमशेर बहादुर से। हाँ राधाबाई चाहती थी कि काशीबाई का बच्चा पेशवा बने, ठीक है। और बाजीराव पेशवा चाहते थे कि मस्तानी साहिबा का बच्चा पेशवा बने। रघुनाथ राव और ये दोनों साथ साथ पैदा हुए थे दोनों, अच्छा। दोनों का जनेऊ होना था। अब करें क्या था, मस्तानी साहिबा की जो थोड़ी परंपराएं थी वो मुस्लिम मिलती जुलती थी। अच्छा। हाँ क्यों थी, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वो ईरानी थी, तो माँ का थोड़ा सा असर इनमें आया होगा। बिल्कुल। दूसरा ये कि इनके पिताजी जो थे वो हिंदू धर्म को ना मानते, वो प्राणायामी धर्म को मानते थे। प्राणायामी, अच्छा। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मतलब मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ जी। प्राणायामी मानते थे। और प्राणायामी मंदिर अभी आज भी पन्ना में है। स्वामी प्राणनाथ के भक्त थे ये, ठीक है। वो स्वामी प्राणनाथ जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वो 2-3 चीज़ें रहती हैं उनकी, पंजा लट वगैरह इस तरीके से जी। वो आज भी मंदिर है। ठीक है। तो उस चीज़ को ये वो थोड़ा सा उनमें वो सब इन्फ्लुएंस था मस्तानी साहिबा में। अच्छा। तो उस चीज़ का इन लोगों ने एडवांटेज लिया और ये कहा कि यार किसी तरीके से इनको मुस्लिम घोषित कर देंगे। तो एक ही तरीका है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना है स्वराज्य का, उस स्वराज्य के सपने पर कोई मुसलमान तो पेशवा बन नहीं सकता। अच्छा। तो मुस्लिम घोषित कर देंगे तो फिर पेशवा से बचा सकते हैं अपन, फिर राधा इनका काशीबाई का बच्चा बैठ जाएगा पेशवाई में। इस तरीके से आगे चल के इनका वंश पेशवा ना बने। और मतलब एक इसलिए उनको एक साजिश के तहत मुसलमान घोषित कर दिया। जबकि ऐसा लिखा हुआ है, इवन अ पावरफुल मराठा जनरल कुड नॉट चेंज द डिसीजन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पुणे पंडित। मतलब इतना पावरफुल आदमी, मैं इससे पहले पूर्व में भी कह चुका हूँ कि एक रियासत का राजा हो, नवाब हो, वो किसी पंडित के बताए हुए पे और काजी के फतवे को नहीं काट सकता, कौम से ही बाहर हो जाता हो, क्योंकि पूरी कौम खिलाफ हो जाती है, कितने बड़ा राजा हो। एक रियासत का नवाब हो और अगर किसी काजी ने एक काजी ने शहर के कह दिया कि नहीं साहब ये गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है, तो वो तो मामला ऐसा फंस जाता है कि कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो वो पंडितों का यूज करके पंडितों के कंधे पे बंदूक चलाई कि नहीं साहब ये प्योर ब्राह्मण नहीं है। अच्छा। ये प्योर ब्राह्मण नहीं है, इसलिए इसका जनेऊ नहीं करेंगे। जबकि उनका बाकायदा विवाह हुआ था। वो सारे मराठा सरदार उस जंग में मौजूद थे और महाराजा छत्रसाल ने खुद डोला रवाना करा। जो लोग डोला लेके आए थे उनके भी वंशज आज भी मौजूद हैं। अच्छा। ये सब चीज़ें नहीं। और ये विवाह क्यों हुआ ये भी बता दूं आपको। महाराजा छत्रसाल को इलाहाबाद के सूबेदार बंकश खान ने घेर रखा था और महाराजा छत्रसाल बुजुर्ग हुए थे 80 साल के लगभग। तो महाराजा छत्रसाल ने, उनके कवि थे भूषण, कवि भूषण के हाथों एक खत लिखा था 100 दोहों का संदेश। पहले दोहे चलते थे ताकि लोग खत पकड़ के समझ ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसको पहुंचाना था वही समझ पाए, या फिर वो कवि कविताओं बताया था जी। तो इस तरीके से वो दोहा था कि जो गति भाई गजेंद्र की वो गति भाई हमारा आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी रखी हो लाज। इस तरीके से था वो दोहा था बुंदेली में जी। तो उसका मतलब ये था कि जब हाथी पानी पीने जाता है और मगर उसका पैर पकड़ लेता है तो वो हाथी असहाय हो जाता है, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका जब पैर पकड़ लेता है पानी में तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता। तो वही कंडीशन मेरी है बाजीराव पेशवा। अच्छा। आप मेरी मदद करिए जी। तो बाजीराव पेशवा को जब ये संदेश मिला तो वो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि कल को ये कहें लोग कि एक हिंदुस्तान के राजा को जो स्वराज्य के लिए लड़ रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त थे, ये मानने वाले थे जी। महाराजा छत्रसाल उनको मानते थे, गए भी थे। औरंगजेब कभी इनको हरा नहीं पाया महाराजा छत्रसाल को जी। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार भी भेंट करी थी इनको। अच्छा। महाराजा छत्रसाल को। और ये वहाँ गए थे कि साहब मैं आपके साथ रह के लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप अपने एरिया ही संभालो, अपना बुंदेलखंड। और इस तरीके से इनको वापस पहुँचाया था। तो ये फिर इन्होंने अपना राज्य यहाँ स्थापित करा था। वो काफ़ी महान रहे महाराजा छत्रसाल। तो ये जब मदद के लिए आए तो मदद के लिए आए तो ये लड़े। बाजीराव पेशवा जी ने ये कहा कि ऐसा ना हो कि लोग ये कहें अच्छा कि एक ब्राह्मण भोजन करता रहा और एक हिंदुस्तान का राजा स्वराज्य के लिए लड़ने वाला वो हार गया। खाना छोड़ के वो गए। तो 5-6 दिन का सफर था, 2 दिन में तय करके बंकश खां को हराया, उससे वचन लिया, उसको छोड़ दिया। अच्छा। कि आज के बाद वापस नहीं आएगा। लेकिन महाराजा छत्रसाल को भय सता रहा था क्योंकि बुजुर्ग थे और उनके बेटे उनका साथ देने को तैयार नहीं थे। हरदाशाह जगतराज ये लोग आपस में ही इनका डिस्प्यूट चलते रहते।
तो अब महाराज छत्रसाल ने कहा कि बाजीराव पेशवा जी आप यहीं रहिए और यहीं के आप राजा बन जाइए, मैं आपको यहाँ का राजा बनाया दूँ। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं यहाँ राजा नहीं बन सकता, मुझे तो आगे मराठा सल्तनत के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना है और जी अटक से कटक तक का उनका मिशन था, पूरे भारत में चलाना। मैं यहाँ का तो बैठ ही नहीं सकता, मेरे तो बिल्कुल मैं तो पूना में रहता हूँ, मैं तो जंगे लड़ता रहता हूँ इस तरीके से। जी। तो उन्होंने कहा अगर आपको कुछ देना ही है तो आपकी बेटी का हाथ दे दीजिए। अच्छा तो महाराजा छत्रसाल तो चाहते ही यही थे, उनकी दिल की बात थी कि इनसे रिश्ता जुड़ जाए। हाँ। रिश्ता जुड़ जाएगा तो क्योंकि पेशवा के सुसर होगा तो बिल्कुल। वो रियासत सेफ हो जाएगी। हाँ और ऐसे पॉलिटिकली रिश्ते, पॉलिटिकल कनेक्शन, हाँ पॉलिटिकल हाँ, रिश्ते बन राजनीतिक जाते हैं। रिश्ते से जुड़ा करते थे। जी अकबर बादशाह ने भी जोधा से, हाँ, जो भी है, जोधा से मतलब किया मैं था। उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन ऐसे रिश्ते हुआ करते थे और कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ें 1947 के बाद आई जी। हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 50 किस्से हैं कि जिनका मतलब कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कई पत्नियां थीं कई और पत्नियां थीं। लोगों के राजा नवाबों की 100 बीवियां हुआ करती थी। अगर जी, बाजीराव पेशवा ने 2 कर ली तो क्यों उधम मचा दी। सही बात है। और फिर वो उनके जैसी थी, उनकी जो काशीबाई थी वो लंग भी करती थी और टीवी भी हो चुकी थी, वो उनको पसंद नहीं करती थी। अच्छा वो क्योंकि चाशका जोशी फाइनेंसर थे हाँ और उनके एहसान थे इस परिवार पे, इसलिए उन्होंने वो शादी इनसे करवाई कर ली थी। थी। लेकिन मस्तानी साहिबा से इनके प्रेम हुआ वहाँ पर जंग में। जी प्रेम ऐसे हुआ कि जब ये जहाँ फौज लेके पहुंचे हम्म और जब ये महाराजा छत्रसाल के लिए लड़ रहे थे बंकश खां से, तो इन्होंने देखा कि एक राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत जंग लड़ रही है, तलवार चला रही है, भाला चला रही है और बेहतरीन तीरंदाज थी, मतलब शी वाज मास्टर ऑफ ऑल। ओके बहुत अच्छी, मतलब हॉर्स राइडिंग करती थी, तलवार अच्छी चलाती थी, भाला अच्छा फेंकती थी। तो हम लोगों की रियासत में इसीलिए भाला बना, क्योंकि बाजीराव पेशवा और मस्तानी साहबा दोनों बहुत भाला अच्छा, भाला फेंकते थे दोनों। हाँ, हम लोगों की रियासत में तो भाला फेंकने में बहुत माहिर थे और दान पट्टा चलाने में। ठीक है। तो साहब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये महाराजा छत्रसाल की पुत्री है। अच्छा तो दुबेला में बिल्कुल उनके महाराजा छत्रसाल से लगा हुआ मस्तानी साहबा का महल है। अच्छा हाँ, अभी सरकार ने उसके 1 करोड़ रुपए पास करे हैं उस पर रिनोवेशन के लिए। जी तो मस्तानी साहबा के ऐसे 2-3 महल हैं, पूना में भी हैं, यहाँ भी हैं, जी। और हम लोगों के तो यहाँ बांदा में है ही, अच्छा जो खंडर बन गए। जी तो साहब वो उन्होंने खुश होकर उनका हाथ दिया और वो विवाह करा, 32 लाख सोने की अशरफियाँ दी और इस पूरी बुंदेलखंड की जो उनकी रियासत थी महाराजा छत्रसाल की, जी उसके 3 हिस्से करे। एक हृदय शाह को दिया, एक जगत राज को और एक बाजीराव पेशवा जी को, कि आप भी मेरे पुत्रों के बराबर, मैं आपको अपने पुत्रों के बराबर ही हिस्सा दूंगा। और पुत्रों के बराबर वो हिस्सा दिया जिसमें ये बांदा आया, कालपी, ये सब चीज़ें आई, ठीक है। झांसी सागर, ये सब हम लोगों का था, जिसमें पूरी बुंदेलखंड, पूरी रियासत के 3 टुकड़े हाँ कर हाँ, दिए। ये सागर भी हम लोगों का था, जिसमें कि गोविंद पंत बुंदेला को बाद में बिठाया था। और ये मराठी और हम लोग सब ये एक ही थे, मराठा सल्तनत के लिए ही लड़ते रहे आखिरी ठीक है, वक्त तक। ठीक है। क्योंकि कुल हम लोगों का मिला के जो टारगेट था वो शुरू से ये था कि विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ना, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग अपना प्योर यहीं हिंदुस्तान के से मतलब, हाँ, हिंदुस्तान से प्रेम शुरू से रहा, बिल्कुल। इसलिए हम लोग विदेशियों से ही लड़ते रहे और यहीं की मट्टी के बने थे और यहीं ख़त्म होते गए और यहीं ख़त्म हो जाएंगे। जी हम लोगों को ऑफर था, बहुत अच्छा ऑफर था पाकिस्तान जाने का, अच्छा बहुत अच्छा ऑफर हमारे दादा को मिला था, नवाब सैफ अली बहादुर को। जी अपनी रियासतों के महल छोड़ने के बाद वो इंदौर में रहते रहे और इंदौर से सीहोर चले गए, लेकिन उन्होंने वो पाकिस्तान को ऑफर छोड़ दिया। क्या ऑफर दिया था उन्होंने? सब पाकिस्तान के इतने सारे नवाबों को बड़े अच्छे ऑफर मिले थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, काबिल थे, रियासत चलाना जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब राजनीतिक ऑफर भी थे और ऐसे ऑफर थे, कई नवाबों को ऑफर मिले थे कि आप पाकिस्तान आइए, संभालिए, क्योंकि उस वक्त तो बड़ा कुछ भी नहीं था हाँ, पाकिस्तान में। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े जो हिंदू भाइयों के जागीरें खाली हो रही थी, उनके भी महल थे, कुछ थे, तो वो यहाँ के नवाबों को वहाँ दे देते थे। कुछ नवाब गए भी होंगे? हाँ, बहुत से गए हैं, बहुत से, बहुत सारे नवाब गए हैं हाँ, जैसे जूनागढ़ के नवाब थे मोहम्मद खान जी साहब, बहुत अच्छा शानदार नवाब थे वो। जी जी जी। मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, अभी उनका इंतकाल हो गया कुछ टाइम पहले। वो पाकिस्तान में है अभी, मतलब उनके परिवार वो चले गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब आपकी रियासत ख़त्म की गई तो उसमें क्या कोई साजिश के तहत आपकी रियासत ख़त्म की गई कि सारी रियासतें एक साथ ही अलग कर दी गई थी? नहीं साहब, हमारा तो सिर्फ इसलिए ख़त्म की गई कि हम लोगों के पीछे बैकअप कर रहा था कोई ना कोई कि बुंदेलखंड में ये ब्राह्मण परिवार क्यों फैल रहा है। अच्छा। और ख़ास तौर पे पेशवा परिवार, क्योंकि जो पेशवाओं के सेवक थे उनको डर था कि यार अगर ये पेशवाओं के वंशज यहाँ आके रहने लगे तो हम तो शुरू से इनके सेवक रहे, वो दबके रहे, इनसे डर के रहे, तो ऐसा ना हो कि ये पेशवाओं की औलादें हावी हो जाएं हम पे और हमारी रियासतें ख़तरे में आ जाए। अच्छा। या इनकी जी हुजूरी करने पड़े। तो कुछ यहाँ आसपास की रियासतें, इशारा मेरा काफ़ी, आप समझ जाइएगा जी 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 कौन सेवक रहे थे क्या थे। तो इन लोगों की भी एक कॉन्स्पिरेसी रही थी जी कि भाई ये जो पूरा ग्रुप बन रहा था, हाँ ताट्य टोपे ब्राह्मण, राव साहब ब्राह्मण,
तो ये सारा परिवार जो था एक पूरा ग्रुप था, अच्छा ये ब्राह्मणों का था और सारे के सारे सब पूणे से आए हुए थे। जी। जैसे राव साहब हुए, ताटे टोपे हुए, नाना साहब हुए, नवाब बांधा हुए। अब हम लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम जरूर हो गए थे, लेकिन तय तो वही पूरे अच्छा, मतलब मराठा ब्राह्मण। मराठा ब्राह्मण है, लेकिन हाँ। राजनीति के हाँ, तहत आपको देखिए, कन्वर्ट करके जात मुसलमान। पात का हिंदुस्तान में हर जगह हर हमेशा जमाने से रहा है और आज भी है। जी आज भी देखिए कि जहाँ जिस जाति के ज़्यादा लोग होते हैं तो नेता लोग उसी को टिकट देते हैं कि यार ये इस जाति का, ये गुर्जर है, ये फलाना, ये ब्राह्मण है, तो यार यहाँ इसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। जी। तो ये जात पात तो चलता रहा, चलता रहेगा। हाँ तो वो जात पात का थोड़ा सा मसला रहा था। हाँ हालांकि हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं रहा। हमारे परिवार वाले ब्राह्मण होके भी मराठों के लिए ही हमेशा लड़े और थे मराठा ही, जी। क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला मेरी नज़र में सब मराठे हैं। सब मराठे हैं, सब तो मराठे। वो मराठे ही थे, लेकिन वो मराठा ब्राह्मण थे। तो ये इस तरीके से कुछ लोगों ने जो वहाँ से पहुँचाए गए थे यहाँ पर, हाँ इस क्षेत्र में पहुँचाए गए थे बाजीराव पेशवा ने, जी तो वो ये नहीं चाहते थे कि पीछे से इनकी औलादें आके यहाँ आसपास रियासत बना रही हैं और आगे चल के हमारे लिए खतरा न बन जाए। हालांकि एक समय में ये बड़ा उनका प्रचलित है, खत है महाजी सिंधिया जी का, अच्छा दिल्ली में रखा हुआ। उस खत में इन लोगों के बड़े अच्छे रिलेशन थे नवाब बांदा के, महाजी सिंधिया। जब नवाब बांदा पुणे से आए तो ग्वालियर में ही रहे थे, अच्छा अपनी पसंद से कि मैं इस पोर्शन में रहूँगा, जी जी क्योंकि उस वक्त रियासत बनी नहीं थी। तो बाद में इनने डिक्लेयर करा और लड़े झगड़े यहाँ खाली कराया। कुछ पन्ना परिवार वालों ने भी ऑब्जेक्शन लिया, जो उनके बेटे थे। जी उनको ये लग रहा था हमारे पिताजी इतना एरिया दे के चले गए। हाँ मैंने कहा नहीं, ये तो हमें मिला हमारे पिताजी का, हमारी माता का, हम तो उस पर काबिज होंगे और हमें तो करना है। तो ये लड़ झगड़ के ये लिया। तो महाजी सिंधिया ने उस वक़्त के पेशवा को ये ख़त लिखा था कि अली बहादुर को दिल्ली के तख्त पे अब समय आ गया कि बैठा देना चाहिए। अच्छा, जो बांदा के नवाब थे उस समय। हाँ जी। तो बड़े अच्छे रिलेशन भी रहे, जी लेकिन होता क्या है कि कई बार परिवार का मामले चेंज होते जाते हैं, कहीं एडॉप्शन हो जाता है, कहीं वो वंश चेंज हो जाता है, कहीं मैं कह रहा हूँ ना, रानू जी शिंदे हुए, मल्हार राव होलकर, बड़ा वफादार, बड़ा करीबी थे। लेकिन क्या होता, आम जनता इन चीज़ों से अवेयर नहीं होती। मुझे बड़ा सौभाग्य है जी कि हिंदुस्तान में देखिए आप कई रियासतें, मैं समझता हूँ 80 या 90%, मतलब एक बता रहा हूँ अंदाज़ा, 80-90% रजवाड़ों में कहीं ना कहीं एडॉप्शन हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। लेकिन एक मेरा परिवार ऐसा है अच्छा कि मैं ठोक के कह सकता हूँ ये बात कि मेरा डीएनए चेक करा लो आप। मैं बाजीराव पेशवा जी का डायरेक्ट 8वां वंशज हूँ। हम लोगों के कोई एडॉप्शन नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है ये जी। तो ये हम लोगों की खूबी और वही जज्बा, वही खून का असर है। तो जब बांदा रियासत बनी और ये चलती रही, लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से लड़े। जी हिंदुस्तान की पहली ऐसी रियासत रही जी जिसने इंडिपेंडेंट अपने आप को अंग्रेज़ों से घोषित करा। अच्छा वो पहली ऐसी रियासत रही, नवाब अली बहादुर ने जी ये डंका बजवा दिया था पूरे कि मेरी रियासत में गाय बैल नहीं कटेगी, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करा। क्यों करा? क्योंकि हम इसी मिट्टी से बने थे जी और हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे। और वही ब्राह्मण एक, मतलब समझ लें आप जो भी है, एक भावना है और उसको समझना, अच्छा बुरा दोनों धर्मों को लेके चलना। बिल्कुल समझना कि मेरी ज़मीन पे अगर गाय बैल की हत्या की गई, सबसे पहले इंसान अली बहादुर थे हिंदुस्तान में, अच्छा कि मेरी रियासत में अगर किसी ने गाय बैल काट दी, जबकि गाय बैल की चर्बी से कारतूस बनाते थे अंग्रेज। अंग्रेज़ों के कानून के खिलाफ कोई हिंदुस्तान में नहीं था जो चल नहीं जाए। था, बिल्कुल सब जी हुजूरी करते थे, पगड़ी बांध के दरबारों में खड़े रहते थे। जी लेकिन नवाब अली बहादुर इतने बहादुर थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही चलते थे हमेशा। अच्छा तो उन्होंने ये कहा कि मेरी धरती पे अगर ये गाय बैल कट गई तो ज़मीन को रात कर दूंगा और सज़ा भी दूंगा। अच्छा तो ये बिल्कुल रहा मामला और फिर लड़ते रहे। 1857 में फिर ये रानी लक्ष्मीबाई ने मदद मांगी, 10,000 फौज लेके चले गए जंगल में। इनको बाकायदा फिरंगी मिले, उनसे जंग हुई, उनको हराया। फिर उसके बाद एक एपिसोड वहाँ ग्वालियर का हुआ। ग्वालियर राव साहब, नवाब अली बहादुर, मेरे परदादा और रानी लक्ष्मीबाई गए ग्वालियर पे। इन्होंने कहा मीटिंग का कहा, फिर वो मीटिंग में बुलाया और फिर इस तरीके से कुछ पीछे से धोखा हो गया। जी अंग्रेज़ों को खबर पहुंचा दी कि साहब ये क्रांतिकारी यहाँ आए हुए हैं। तो फिर गुस्से में आगे इन लोगों ने हमला कर दिया उन पे। वो ग्वालियर के जो राजा थे उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा महल, और कुछ समय तक ये लोग काबिज रहे। उसमें लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 35,000 रुपये शायद अली बहादुर ने रखे थे, 15-17 हज़ार रुपये रानी लक्ष्मीबाई को, या 9,000। अच्छा वो फिगर मुझे अभी एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से सबसे ज़्यादा जी नवाब अली बहादुर ने, क्योंकि रुतबे के हिसाब से ये बड़े रियासत थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो रानी लक्ष्मीबाई फेमस ज़्यादा हो गई, हाँ क्योंकि वो कई वजहें हैं। और नवाब बांदा का इतिहास तो शुरू से दबाया गया है। अच्छा वो ख़ास तौर पर रानी लक्ष्मीबाई के जितने सहयोगी थे उनका इतिहास तो आसपास के राजाओं ने दबवाया है, जो अंग्रेज़ों के मित्र थे। नहीं, लेकिन ऐसा भी मतलब इतिहास में सुनने को मिला है कि रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया परिवार ने धोखा दिया था, कि सच है? साहब ये तो इतिहास है। अब धोखा दिया था, अब वो तो धोखा तो ये मतलब साथ नहीं दिया, यानी धोखा ही दिया। साथ नहीं दिया, धोखा दिया। हाँ साथ नहीं दिया, धोखा ही दिया हुआ गया। वो हाँ अब क्या परिस्थितियाँ, क्या हालात रहे, उनकी सोच क्या रही, बिल्कुल। उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि शिंदे परिवार को ये तो मालूम था कि ये नवाब बांदा साथ में है और ये साथ दे रहा है और ये रानी लक्ष्मीबाई भी हैं।
तो ये जो है ये पेशवा परिवार के हैं और पेशवा हमारे मतलब जिन्होंने हमें बनाया है, बिल्कुल, जिसने हमें, जिनकी वजह से हम वजूद में आए। देखिए आज एक बड़ी ख़राब चीज़ चल रही है, कोई भी बात होती है तो उसको जो लोगों को राजनीतिक फ़ायदा लेना है, हाँ, हो सकता है भी आपका वीडियो चले तो नीचे 50 किस्म के कमेंट्स आए जिनको अपने फाइलें पास कराना है, बिल्कुल, क्योंकि दो इस तरीके का चल रहा है, किसी के टेंडर रुके हुए हैं बड़े बड़े, किसी के काम रुके हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सब समझते हुए भी तो खैर एक देशभक्ति एक अलग चीज़ होती है, हर किसी के अंदर नहीं आती है, इस किस्म के लोग भी हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सवाल ये आ रहा है कि उनको ये तो सोचना था कि यार कि जिसने हमें पहचान दी, जिसने पूना से उज्जैन पहुंचाया, फिर उज्जैन से ग्वालियर पहुंचाया, उस परिवार के वंशज जो जब आ रहे हो आप उनके साथ भी मतलब साथ नहीं दे रहा है और रानी के खिलाफ जा रहा हो आप और उसको मरवा दिया जी, तो ये हुआ, एक चीज़ ये हुई। हालांकि मेरे बड़े अच्छे परिवार से उनके संबंध हैं, ज्योतिराज सिंधिया जो हैं उनसे भी मेरा अच्छा संबंध है। हाँ, सभी से परिवार से चले आ रहा है, उनके परिवार से चले आ रहा है सभी से। और एक चीज़ और कहूँगा कि ये श्रीमंत जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, श्रीमंत सिर्फ शाहू महाराज ने, छत्रपति जी शाहू महाराज जी ने पेशवाओं को दिया था, ये पेशवा के आगे लगता था श्रीमंत। लेकिन आजकल ये हो गया कि जिसको चाहो कोई भी श्रीमंत लगा सकता है। इसका मतलब होता है ऑनरेबल। ऑनरेबल जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सभी ऑनरेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ठीक है, अपने अपने धपली अपना राज, तो वो वाला किस्सा है। तो अब आज अगर आप बात करें पेशवाओं की तो कुछ लोग कहते हैं अरे साहब वो पेशवा यूँ थे, पेशवा ये थे, सेवक थे, और शाहू महाराज के, छत्रपति के भैया सेवक थे। सेवक क्या सेवक, एक कैटेगरी होती है, एक क्लास होती है, बिल्कुल, एक लेवल होता है। किस लेवल का? अष्टप्रधान में आप अष्टप्रधान में देखेंगे जैसे कि 8 मंत्री हैं या जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर अगर जैसे सीएम वगैरह रहते हैं, उनके नीचे कितने मंत्री हों और उनके ऊपर वो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री। बिल्कुल, तो कैसी बात कर रहा हूँ, मोदी जी भी कहते हैं साहब मैं सेवक हूँ। तो ऐसे सेवक थे तो बिल्कुल सेवक थे, बिल्कुल सही बात। अगर प्रधानमंत्री या सेवक था तो थे। और फिर सत्ता चलाई और शाहू महाराज देखिए साहब कैद में रहे थे औरंगजेब की, और वो चाहते भी नहीं थे कि जंगें आगे बढ़े। जब दिल्ली पे बाजीराव पेशवा जी ने जहाँ ताल कटोरा स्टेडियम बना हुआ 500 घोड़ों को लेकर उन्होंने घेर लिया था। अच्छा जी, वो जो महमूद शाह रंगीला था वो रंगून भाग रहा था सुरंग से, तो शाहू महाराज का संदेश आया कि भैया तुम वापस आ जाओ, अच्छा मत लड़ो अभी जी। तो कहने का मतलब है कि शाहू महाराज कभी मैंने नहीं देखा हिस्ट्री में कि कोई बढ़ावा आगे देते थे, वो रोकते थे। लेकिन बाजीराव पेशवा इतने एग्रेसिव थे और इतने गुस्से के तेज थे, अगर इतने तेज ना होते तो जिसकी फौज का सरदार बहादुर ना हो तो उसकी तो पूरी फौज बुज़दिल हो जाएगी। सवाल यह कि सरदार जो थे पेशवा जी, वो बहादुर, आज तो नए नए किस्से बन जाते हैं। आप लोगों ने किस्सा बना दिया कि साहब गुलाम कादिर रोहिला जो है वो किसी ने और ने पकड़ा था। अच्छा। जबकि सच्चाई ये है कि गुलाम कादिर रोहिला जी वो अली बहादुर ने पकड़ा था, जिसने के दिल्ली के बादशाह की आंखें निकालनी थी फोड़ के। अच्छा। और वो फरार था और दिल्ली के बादशाह ने इनाम घोषित करा था उस पर। और उस वक्त अली बहादुर जो प्रथम आए थे वो ग्वालियर में ही रहते थे जी, वहीं रहते थे महाजी सिंधिया के पास। तो उन्होंने कहा कि महाजी आप जा रहे हैं दिल्ली तो आप इसको ये बादशाह का वो है मुलजिम, इसको आप सौंप दीजिएगा। अच्छा। तो इतिहास कहीं कहीं ये भी आता है साहब, मेरा पारिवारिक वर्ड ऑफ माउथ भी आया और लिखित में भी है कि बादशाह का इनाम महाजी सिंधिया जी ने ले लिया जी। और जब अली बहादुर पीछे से पहुंचे तो उन्होंने, जब माजरा पता चला बादशाह को तो सबकी नज़रें झुकी हुई थी कि यार बादशाह ने ये कहा कि साहब हम तो समझे थे कि इन्होंने पकड़ा है गुलाम कादिर को, रोहिला को जी। नवाब अली बहादुर साहब हम आपको इनाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं किसी इनाम का तलबगार नहीं हूँ, मुझे इनाम नहीं चाहिए जी। अगर आपको कोई देना ही है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन जो बुजुर्ग थे कुतुब मीनार के पास जिनके उनके पास की ज़मीन वहाँ दे दीजिए ताकि हम लोग और हमारा परिवार वहाँ दफन हो जाए। तो हमारे परिवार की 4 खबरें वहाँ हैं। अच्छा। जो अली बहादुर प्रथम जो जिनका इंतकाल हुआ था वो यहाँ बांदा में होने के बाद यहाँ बांदा के शाही कब्रस्तान में दफन करा था, लेकिन यहाँ से फिर ले जाके उनको कुतुब मीनार के पास दफन करा था। 4 हमारे परिवार की खबरें वहाँ पर हैं। कुतुब मीनार की ज़मीन ऑन पेपर बादशाह ने हमको दी थी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुलाम कादिर को जो बादशाह का मुल्जिम था उसे किसने पकड़ा। तो ऐसे ऐसे इतिहासकारों से लिखवाया गया, क्योंकि देखा यह गया है। मैं इतिहासकारों का बड़ा आदर करता हूँ। अच्छा। बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है, देश का धरोहर है। हाँ बिल्कुल है। हमारा गौरवशाली इतिहास अगर हम लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो आगे कैसे जाएगा। बिल्कुल सही बात। महाराष्ट्र के यूथ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा। मैं एमपी में रहता हूँ, लेकिन मैं एमपी के यूथ के इतने वो नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है तुम अपनी जगह पे हो। हाँ। एमपी यूपी के, मैं आज यूपी में बांदा में बैठा हूँ मैं, लेकिन मैं एमपी और यूपी के यूथ के इतने वो नहीं करता जी। लेकिन महाराष्ट्र के यूथ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब एक प्रेम करता हूँ। रिस्पेक्ट नहीं, एक प्रेम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वहाँ अवेयरनेस, एजुकेशन और हिस्ट्री की मालूमात बहुत है। अच्छा। वो शमशेर बहादुर के बारे में भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये खूबी है महाराष्ट्र। तो ये इतिहास हम लोग क्यों नहीं बताया जाता? वैसे मैं बांदा का रहने वाला हूँ, आप बांदा के नवाब हैं, आपका खानदान बांदा का नवाब रह चुका है, लेकिन मुझे आपके खानदान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साहब उसकी वजह वही मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि इतिहासकार अक्सर देखा गया शायर और इतिहासकार गरीब होते हैं।
अच्छा, और कहीं ना कहीं उनको बेचारों को बेटियों की शादी भी करना होती है। बिल्कुल। अब पैसे की ज़रूरत तो है, हाँ, तो उनको फाइनेंस करा जाता है पैसा कि अच्छा, आप हमारी तारीफ में हमने अंग्रेज़ों के साथ मिलके किसी के साथ गद्दारी नहीं करी है, जी, बल्कि जिसने रानी लक्ष्मीबाई का जिन जिन लोगों ने साथ दिया इनका इतिहास दबा दो, क्योंकि इनका इतिहास आएगा तो फिर रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ जाएगा अच्छा, कि साहब अली बहादुर की रियासत क्यों गई, तो फिर बात उठेगी कि साहब रानी लक्ष्मीबाई की मदद करी, तो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करी तो फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किसने करी, वो चीज़ें सामने आने लगती हैं। अच्छा, इसलिए नवाब बांदा का इतिहास को दबा के मिटा के रख दिया, ख़त्म करके रख दिया। इतना बड़ा महान देश का योद्धा का वंशज, बाजीराव पेशवा के वंशज, जिस और ऐसे जो कभी अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं, जी, जिनका मतलब रीवा तक पे हमला करा, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करा उन्होंने, जी, मतलब चारों तरफ बुंदेलखंड में हर तरफ एक ही उनका था कि बस आ जाओ हमारे अंडर में, हर तरफ तलवार उनकी, मतलब। तो अब ऐसे लोगों का इतिहास दबा दिया, कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, 15 तोपों की सलामी दी जाती नहीं है। तो किसने ये साजिश रची ये इतिहास सब दबाने की? ये पूरा पूरा मिक्सचर है साहब ये। अच्छा, मिक्सचर है। हाँ, ये पूरा मिक्सचर है। हाँ, कुछ दूसरे मामले भी रहे, हाँ। क्योंकि नवाब अली बहादुर थी, एक देखा जाए तो बुंदेलखंड में मुस्लिम रियासतें नहीं है ज़्यादा, जी, हाँ, नहीं है। कुछ एक वो भी इतिहासकारों की एक मानसिकता रही होगी, जी, क्योंकि नवाब अली बहादुर यहाँ आके बैठे तो भाई बीच में आके कैसे बैठ गए, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा वो भी है कि अब जैसे हमारे एमपी में भोपाल के आसपास छोटी मोटी नवाबी रियासतें रहीं, हाँ, तो उन लोगों को बड़ा चढ़ा के, समझ रहे हैं आप बात को, हाँ, समझ रहा हूँ। मारा तेंदुआ बताया शेर, तो इस तरीके की बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरीके की बातें चलती रहती, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें होती रहीं। अच्छा, जैसे मतलब मैंने एक चीज़ और देखता हूँ, जैसे मान लीजिए अब आपकी बात काट रहा हूँ, एक बड़ा हाँ, बड़ी अच्छा सा जोक मुझे समझ में आया। हाँ, बताइए, बताइए। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक कोई शेर मार लेता था हाँ, किसी राजा नवाब के यहाँ, जी, तो उस शेर के जितने भी उस टीम में रहते थे या परिवार वाले रहते थे, जब शेर उठा के लाते थे तो फिर उनकी बेटियां खड़ी जाती थी राइफल लेके, अच्छा, फिर माएँ खड़ी जाती थी, फिर बहनें खड़ी जाती थी, फिर उनके साथी खड़े जाते थे, फिर ड्राइवर खड़े जाते थे, सब फोटो खिंचवा लेते थे उस एक शेर के साथ। कि मैंने शेर और मारा। फिर उनकी औलादें कहती हैं देखो साहब हमारे दादा ने शेर मारा, हमारे दादा ने। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि हमारे दादा परदादा ने, यकीनन हर राजा नवाबों का शौक था, बिल्कुल। शिकार का शौक होता है, जी। और रजवाड़ा शौक है, अच्छा शौक है जी। भाई, उस जमाने में था अलाउड, तो ठीक है, हम्म, ये कोई काम था नहीं उस जमाने में, तो सब खेलते थे, बहादुरी का काम था, एक फिजिकल वो होता था। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे दादा परदादाओं के फोटो तो मिल जाएंगे, इतिहास मिल जाएगा यहाँ से लेकर नेशनल आर्काइव्स में, सब जगह मिल जाएगा, लंदन तक, जी, लेकिन मेरे दादा परदादाओं का अंग्रेज़ों के साथ खड़े होके, अच्छा, आगे हाथ जोड़ के यूं हाथ पकड़ के अंग्रेज़ों के साथ कोई फोटो नहीं मिलेगा। ये साबित होता है, ये साबित होता है, मेरी बात लोगों को चुभेगी, बुरी लगेगी, हाँ, और लोग मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, जी, लेकिन अगर वो गरिबान में झांक के देखे तो ये साबित होता है कि आप अंग्रेज़ों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, और हिंदुस्तान में जो आज शेरों की कमी हुई है, हाँ, आप उन अंग्रेज़ों से हम्म, जो नपुंसक थे, उन नपुंसकों को पूरी अपनी फोर्स देके, वो मिलिट्री देके, वो पूरा बैकअप देके, आप अच्छा, पूरा सपोर्ट देके आप शेर बच्चों की तरह पिटवा रहे थे, हम्म, तो आप मेहमान नवाजियाँ कर रहे थे अंग्रेज़ों की। हमारे ख़ानदान आज बुंदेलखंड में, पन्ना में, बांदा में क्या शेरों की कमी है? हिंदुस्तान में कितने ज़्यादा पन्ना रिजर्व देख लो आप, ये पन्ना सब नवाब बांदा की रियासत थी। अच्छा, पन्ना, जी हाँ, पन्ना हीरो की खान जो थी, हाँ, हीरो की खदान पूरी पन्ना में है। पूरी पन्ना रियासत नहीं थी, जी, लेकिन कुछ पोर्शन था, पन्ना बांदा बॉर्डर लगी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज छत्रसाल का, तो हीरो की खान जो थी महाराज छत्रसाल ने इनको दी थी, बाजीराव पेशवा जी को, नवाब बांदा की थी। बुंदेलखंड अपने आप में खनिज में बहुत हाँ, यहाँ का देखिए ना, अब आज जैसे आपकी प्रदर्शनी लगी है शजर की, जी। पूरी दुनिया में ऐसा पत्थर नहीं पाया जाता, नहीं पाया शजर जाता आपने दिखाया मुझे भी, जी, जी, प्रदर्शनी में देखे मैंने, बिल्कुल, 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 एग्जीबिशन में एक से एक शजर आए, एक से एक कॉइन्स आए, प्राचीन कॉइन्स आए, जो देखने को नसीब नहीं होते। हाँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ आया, मेरी रियासत में आज जी, मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने देखा कि साहब देखिए मेरा परिवार समेत आया हूँ मैं, जी। मेरे परिवार वाले भी काफ़ी खुश हुए, ऐसे ऐसे पत्थर, तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए हीरे जवाहरात पन्ना यहाँ से जाते थे, उस ज़माने में बार्टर सिस्टम था। आलम ये कि कोई सोच नहीं सकता था कि गेहूँ चावल हीरे भर के दे देते थे अच्छा, जी, एक्सचेंज में एक्सचेंज में, जी, अनाज ले लेते थे हीरों से, इतने हीरे अच्छा। निकलते थे उस ज़माने में। अरे, तो नवाब बांदा के पास इतनी हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी। हाँ, लेकिन 1858 में जब रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया हाँ, और रानी लक्ष्मीबाई दुर्भाग्यपूर्ण मारी गई, हाँ, तो उनका अंतिम संस्कार मेरे परदादा ने साधु के भेष में बाबा गंगादास राव की कुटिया में तलवार से काट के, जी, ऐसा बताते चले आ रहा मेरे दादा परदादा। हम्म, अब लोग कुछ होते हैं जो उसको झुटलाएंगे, झुटलान दो भाई, हम तो जी, बिल्कुल, जो सामने बैठा है इतिहास प्रमाण, हम रहेगा। सामने इतिहास है। बिल्कुल, क्या ये झुटला दोगे कि हम नवाब बांदा के वंशज नहीं है? क्या ये झुटला दोगे कि नवाब बांदा रियासत नहीं थी, या नवाब बांदा के नवाब नहीं थे? क्या ये झुटला दोगे कि नवाब बांदा बाजीराव पेशवा के बेटे नहीं थे? क्या ये झुटला दोगे कि बाजीराव पेशवा हिंदुस्तान के इतने महान योद्धा नहीं थे जो जीवन भर कभी कोई जंग नहीं हारे? जी, क्या ये झुटला दोगे कि अटक से लेकर कटक तक बाजीराव पेशवा जी
ने पूरा मराठा सल्तनत का झंडा लहराया। तो बिल्कुल कहाँ तक क्या क्या झुटलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन नवाब साहब ये बताइए कि आप बांदा आपकी रियासत रही है, लेकिन उसके बाद भी बांदा में आपका कोई वजूद नहीं रहा है। साहब रहा ये कि 18 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई तो फिर ये नवाब बांदा अंतिम संस्कार करवा के वहाँ से चले गए। जी तो फिर उसके बाद ये जंगलों में भटकते रहे, बहुत बुरा हाल रहा क्योंकि इनको फांसी का हुक्म था क्रांतिकारी। अच्छा इधर ताटे टोपे निकल गए और इधर नवाब बांदा हाँ अपने परिवार के साथ जंगलों में चले गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ अंग्रेजों आ गए तो 2000 लोगों को फांसी पे चढ़ाया। हम्म, मैंने आपसे यही कहा था कि कोई ऐसी रियासत हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखी है 2000 लोगों 2000 को लोग फांसी- भूरा गढ़ के खिले। अपने भूरागढ़ के जी लिए जी में, जी अच्छा जी। और यहाँ 800 लोगों का गजट रिकॉर्ड है, जिनकी चिताएं जला दी हिंदू भाइयों की, उनका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जिनके मज़ार बने आज भी दिख रहा है वो मज़ार शहीदों के। बिल्कुल। और 800 लोगों का गजट रिकॉर्ड है जो पत्थर पे आज भी गवर्नमेंट ने लिखवा रखा है वहाँ। तो ये चीज़ें हुई तो अब नवाब बांदा फिर उसके बाद ये सब रहा और रियासत जब्त कर ली गई, ख़जाना जब्त कर लिया गया और नवाब बांदा को इंदौर के पास मऊ था, वहाँ कैंटोनमेंट था, छावनी थी अंग्रेज़ों की, वहाँ नज़र बंद कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का परिवार, हमारा परिवार दोनों इंदौर में रहे, फिर पेंशन मिलती रही और पेंशन से ही गुजारा चलता रहा और अपने प्रॉपर्टी खरीदते गए जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली काफ़ी। जी जी। तो वो सब अभी कुछ हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा उनके। अच्छा, तो बांदा में जो आपकी रियासतें थी हाँ, अब वो किसको सौंप दी गई अब फिर? बांदा की रियासत है तो साहब अंग्रेज़ों के जो भी मामले रहे, अब मैं उसके आगे नहीं बोलना चाहूँगा हाँ कि जो अंग्रेज़ों के ख़ास थे उनके अच्छा, दिशा मतलब निर्देश पे काम होते रहे, या जो उनके वफादार रहे होंगे, या जो जिन्होंने उनकी मदद करी होगी, या जो बैकअप में जी उनको अंग्रेज़ों को दे रहा होंगे, मुखबरियाँ कर रहा होंगे, हाँ जो नवाब बांदा को चाहते नहीं होंगे कि यहाँ टिकें, यहाँ से जाएँ। अच्छा, हाँ, कुछ होंगे इस तरीके के लोग भी होंगे, एक बिल्कुल अनुमान होंगे, लगा रहा हूँ बिल्कुल मैं। होंगे। जी जी तो वो सब रहा मामला, वो फिर हम लोगों के हाथ से वो पूरे महल हमारे जो आज महल खंडर बन रहा है। जी आप देखिए हिंदुस्तान में इतने महल हैं, लोगों के महलों में आज 5 स्टार होटल चल रहा है, हाँ बिल्कुल अपने चल रहा होटलों से गुजारे कर रहा है। अब राजा रजवाड़े हमारे आज 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी से हम लोग हुकूमत कर रहे हैं कि हम क्या मजदूरियाँ करेंगे? है। बिल्कुल सही बात है। मजदूरी तो कर नहीं सकते। नहीं तो जब भूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचा, मेरे ग्रैंडफादर पॉलिटिकल पेंशनर थे। अच्छा माननीय इंदिरा गांधी जी ने उनकी पेंशन बंद कर दी, सारे राजा नवाबों की बंद कर दी थी पेंशन। अच्छा पहले तो हम लोगों की रियासतें ली, जी महल लिए, जिनके मर्ज होना थे, जिनके पहले से छीनी हुई थी उस तरीके से गई। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों की पेंशनें बंद करी, फिर धीरे धीरे करते करते हमारी ज़मीनें सीलिंग में छीन ली। तो राजा नवाबों को तो तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा अब ये एक कड़वा सच है, अब इसको आप झुटला कैसे सकते हो? हम्म, ये तो सच्चाई है ना। तो इसके लिए आपने कभी कोर्ट में अपील नहीं की? नहीं, हमने कोर्ट में अपील नहीं करी, लेकिन मैं अभी माननीय योगी जी से मैं ज़रूर, मेरी अगर आवाज़ पहुंच जाए या उनके जो भी पहुंचा सकें जी किसी भी माध्यम से, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा परिवार जो इंदौर में, भोपाल में, सीहोर में जो हमारे परिवार वाले रहते हैं बिखर के, हाँ वो लोग आते हैं और सबको वो ये, सबके दिल में वही है, सबका खून वही है कि सब ये चाहते हैं कि भाई हमारी रियासत, हमारा, उसी गम में रहते हैं आज तक, उसी गम में। तो अफसोस ये होता है कि कल के नौकर चाकर आज महलों में बैठे हैं और कई हमारे ऐसे छोटे मोटे जो कर्मचारी थे करोड़ों की ज़मीनें बेच बेच के खा गए। तो हमें अफसोस ये होता है, कम से कम बांदा में हम आते हैं घूमने, जी तो हमें जैसे आज सर्किट हाउस में गवर्नमेंट के रुके हुए हैं जी या होटल में हम रुके हुए हैं, जी तो हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े। कम से कम गवर्नमेंट हमें एक जगह ऐसी हमें दे जहाँ पर कि हमारा परिवार आके रुके ठहरे, जो हम लोगों के बांदा परिवार के नाम पे रहे, बिल्कुल पूरे बांदा परिवार के नाम पे रहे कि ये नवाब बांदा के वंशज आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे। भाई हमारी रियासत रही है बिल्कुल, आपकी और रियासत हम है, ये लोगों ने आपका खून हक दिया, बनता है। हमारा हक बनता है, हमने बलिदान दिया है। जी हमने हम ये कहते हैं, हमारा चैलेंज, हमारा दावा है जी कि बाजीराव पेशवा जी से लेकर नवाब अली बहादुर और सैफ अली बहादुर तक सिर्फ ये बता दें कि कहाँ हमने देश के साथ गद्दारी करी। एक चीज़ बता दें, मैं हर चीज़ अपनी छोड़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल हम लोगों ने वफादारियां करी और वफादारियों की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी, तो आप भारत सरकार उस पर मोहर लगा रहा हो, अंग्रेज़ों के करे हुए फैसलों को आप आगे बढ़ा रहा हो। आपको तो ये करना था कि अंग्रेज़ों ने जो करा जुल्म ज्यादती करी क्रांतिकारियों के साथ, जी लेकिन अब क्योंकि अंग्रेज़ चले गए और जो क्रांतिकारी थे उनको ढूंढो, कहाँ है वो, हाँ उनके परिवार को ढूंढो और उनको मान सम्मान के साथ, उनकी रियासत नहीं तो कम से कम उनके रहने के घर, उनके जो महल हैं, खंडर हैं, उनको रेनोवेट करवाओ और उनके हवाले करो, बिल्कुल बिल्कुल या उनको कुछ ऐसी खेती की ज़मीनें दो या कारोबार दो उनको कि भाई वो अपने वतन में आके रह सकें, आ जा सकें, बिल्कुल ठहर सकें, अपने पूर्वजों की रियासत के उनके जो भी चीज़ें हैं पुरानी, हाँ। वो वहाँ घूम सकें। भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं सब। जैसे बांदा भूरागढ़ वाला किला है बांदा का अपना, तो वो पर्यटन विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है। हाँ,
तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पर्यटन विभाग किसी को लीज पे देना चाहता है तो उसमें शायद आपकी परमिशन लगनी चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए भाई। ये सब बांदागढ़ का, ये जो बांदा का भूरागढ़ का किला है, जी इस पे हमारे दादा परदादाओं की परदादा की हुकूमतें रही हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ के राजा नवाब रहे हैं, जी हम लोग रूलर रहे हैं यहाँ के, हम फ्रीडम फाइटर हैं। जी। ये चीज़ें जो महल हैं या जो भी प्रॉपर्टी हैं, नवाबी प्रॉपर्टी हैं, जी जब हम इन पर काबिज हो गए, ये चीज़ें हमारी थी, हम्म, हमारी हैं, तो ये हमारी रहेंगी। बिल्कुल। अब आप मतलब ऐसे लवारिसों की तरह काम कर रहा हो आप। हाँ। जैसे बिल्कुल ये सिर्फ ये बात वहीं जाके टच होती है। जैसे संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई, हाँ। तो हमने लेटर लिखा कि भैया हमसे आप स्क्रिप्ट का अप्रूवल ले लो, हाँ बिल्कुल। तो वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये शादाब बहादुर ने कहा कि आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। हाँ अगर हमारे बिकना होता तो हम वही खून है 1857 बिक चुके होते, हमारी रियासत बची रहती है आज। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बांदा के अंदर ऐसी ऐसी धरोहर हैं जो दुनिया में नहीं होंगी। हाँ बांदा अपने आप में विश्व की इतनी बड़ी धरोहर है। और बुंदेलखंड को बुंदेलखंड मुझे लगता है जितना पहले हरा भरा था आज की डेट में उतना ज़्यादा उजड़ता चला जा रहा है। और जो सरकार का बुंदेलखंड को विशेष ध्यान भी है। जी तो मुझे लगता है कि शायद अगर जो बांदा की रियासतें जिनके पास रही हैं वो बांदा को जितने अच्छे तरीके से जानते उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं जान पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और हम तो साहब जी इसी में रहे हैं। जी कोई दिन हमारा ऐसा नहीं आता, हमारा बांदा कंपाउंड इंदौर हो तो बांदा कंपाउंड, सीहोर हो तो बांदा कंपाउंड, हम भोपाल में रहते हैं तो बांदा हाउस, तो हमारी तो हर चीज़ पे बांदा, और ये जैकेट पे भी बांदा लिखा है। बिल्कुल बांदा तो हम स्टेट। तो जी बांदा में रहे। जी वो बांदा से बांदा, वो पूना, हाँ पूना और बांदा, जी बाजीराव पेशवा जी और नवाब बांदा, ये हमारे पूर्वज हैं। हम दोनों का आदर करते हैं, वो करना चाहिए। इतिहास से जुड़े हैं, जी ऐतिहासिक परिवार से हैं, हमारा खून वही है, हम तो योद्धा हैं, वारियर हैं। लेकिन हमारे साथ ये जो दुर्व्यवहार करा जा रहा है, अंग्रेज़ों ने जो करा, हाँ ये गवर्नमेंट की गलती नहीं साहब, ये नज़रअंदाजी है। अच्छा। ये नज़रअंदाजी की जा रही है। कुछ सत्ता में बैठे हुए हैं ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के मित्र थे, उनकी तरफ से भी कुछ हो सकता है कि ऐसा मामला चल रहा हो कि भाई क्रांतिकारियों को बिल्कुल भुला दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि वो दाग किसी चीज़ से धुल नहीं सकता जो लगा हुआ है। बिल्कुल। और हम शान और शौकत से इज्जत से रहते हैं। आज हमारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन हमारे पास इज्जत की दौलत है। हमारे पास दौलत जो है वो इज्जत की है, इज्जत कमाई है हमने। और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम लोग देश के लिए लड़े हैं और देश के लिए हमने बलिदान दिया और खून दिया अपना। तो नवाब साहब, जैसे जो पुरानी पावर आपके पास थी, आप पहले बांदा के नवाब रहे हैं, अगर वही पावर आज आपको मिलती है, आज आपको फिर से बांदा की रियासत सौंपी जाती है, तो क्या बुंदेलखंड के लिए आप करना चाहेंगे कि बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में फिर से एक बार चमके? देखिए साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सौतेला व्यवहार जो बुंदेलखंड के साथ होता चला आया वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये बुंदेलखंड को उलझाया क्यों है साहब? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हाँ बिल्कुल। आधा इधर उलझा, आधा उधर उलझा, अधर में लटका रखा है। बिल्कुल। अच्छा, और बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं। हाँ। कोई सी भी सरकार हो जी। कोई सी भी सरकार हो, हाँ सब अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। जी। अच्छा, जो बुंदेलखंड के लिए लड़ाई लड़ना वो भी शक के दायरे में, हाँ उनको भी लग रहा है कि साहब हम इस लड़ाई में लड़ना तो हो सकता है हम सीएम बन जाए, मंत्री बन जाए। तो मतलब बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि मैं जब कहता हूँ कि क्या कहूँ, फिर मैं वो बात आ जाती है, बड़ा मैं कठोर बोल देता हूँ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार बोल दीजिए जनता कि के मैंने पाया तो मर्द मैंने अपने आप को पाया या मेरे परिवार को या मैंने अपने पूर्वजों को पाया। अच्छा। जो मर्द बन के घूमते हैं ना, जी। जब उनकी गहराई में जाओ तो पता चलता है अरे यार ये भी साला लोभी है, ये भी स्वार्थी है। हाँ। अगर ये बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहा है तो इसके पीछे भी इसका स्वार्थ है। बिल्कुल। तो आज सेंट्रल में बैठी सरकारों पे ये भूमिका बनाई जाती है इस तरीके के कार्य करके कि देखो साहब हम बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया जल्दी से हमें मंत्री बनाओ या ये अलग हो तो हम सीएम बन जाए यहाँ के मंत्री। बिल्कुल। भैया आप इस चीज़ को मत देखिए, यहाँ की जनता का, आवाम का सोचिए। जी। जो एक अच्छा राजा सोचता था, एक नवाब सोचता था, तो हमारी सोच मेंटेलिटी वही है। क्योंकि देखिए साहब, हम लोगों के पेट भरे हुए हैं, कैसे भरे हुए हैं? दिल से भरे हुए हैं, नियत से भरे हुए हैं। हम लोग महल में नहीं रह रहे, लेकिन हमारे ख्यालात महल में रहते हैं। जी। हमारी सोच वही है। सोने की थाली में नहीं खा रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने खाया तो हम अभी तक सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे खून में वही सोना घुला हुआ है। जी। तो सवाल ये, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो जनप्रतिनिधि बन के आगे आना चाह रहा है ये ना करो, बल्कि आम जनता ऐसी आगे बढ़े और ये बुंदेलखंड की जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो अधर में लटका है इसको ख़त्म करके या तो आज़ाद राज करो या कुछ इसका ऐसा निपटारा करो कि ये डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। यहाँ का डेवलपमेंट हो साहब। ये पिछड़ गया, मध्य भारत का एरिया है ये, बहुत पिछड़ गया है। बुंदेलखंड जब नाम लेते हैं लोग आज महाराष्ट्र में कहीं तो समझते हैं पता नहीं कौन सा जंगल होगा, जिन लोगों ने देखा नहीं है। जबकि बुंदेलखंड के अंदर वो धरोहर है जो पूरे देश में नहीं होगी। भगवान राम ने की धरती है ये बांदा। मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे पूर्वजों ने वहाँ हुकूमत करी जहाँ भगवान राम आए हैं, उनके कदम, उनके पश्चिम यहाँ है। क्योंकि ये चित्रकूट, ये बांदा, ये सब ये रियासत नवाब बांदा की थी। अभी कुछ साल पे
अलग की अलग हुआ है। भगवान राम ने वनवास काटा, मतलब चित्रकूट धाम देख लीजिए आप, तीर्थ स्थान है। जी तो मैं तो भगवान राम की धरती से हूँ। बिल्कुल। वो मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर उनकी पूरी धरोहरों को, जो पुराने मूर्तियाँ थी उन सबको संभाला, संवारा, रखा संभाल के, ये सब चीज़ों को करा। तो भाई बुंदेलखंड तो ऐसी चीज़ है, शजर पत्थर जो बांदा में पूरी दुनिया में नहीं पाया दुनिया जाता, में नहीं पाया जाता। और हीरे जवाहरात पन्ना यहाँ पाए जाते हैं जो बुंदेलखंड में कहीं नहीं पाए जाते पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया। चाहे वो निज़ाम हैदराबाद थे, कुछ भी थे, सब यहीं से जाते थे। जी तो ये सब चीज़ें हैं। अब बुंदेलखंड को आपने पीछे कर दिया, हद हो गई। तो इसका बुंदेलखंड का सबसे पहले, अगर मेरे पास पावर होगा जी। तो मैं तो साहब पहले यहाँ के बुंदेलखंड का अपना विकास जो अच्छे से अच्छा हो सकेगा, हम्म। वो सारे सलाहकार और सब चीज़ें और दिमाग लगाया जाएगा बैठ के। जी अभी हवाई बातें करने से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास पावर होता तो जो भलाई में, जो भलाई से अच्छे अच्छा हो सकता था वो मैं करता, जो मेरे पूर्वजों ने करा था वही मैं करता, और वही मैं करना चाहता हूँ, और वही चाहता हूँ कि आगे हो। इसके ऊपर राजनीति ना हो, बल्कि काम हो, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कुछ बिल्कुल, मजबूत। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मतलब आने वाले बुंदेलखंड में जो भी लोग, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आए, तो वो बुंदेलखंड के विकास के बारे में सोचें, ना कि अपने विकास के बारे में सोचें। थैंक यू नवाब साहब यहाँ आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चीज़ें आपने हमको बताई हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद अब ऐसा कोई भी होगा जो बांदा के इतिहास जिसको नहीं पता होगा। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें, और अपने बांदा के इतिहास पे गर्व करें कि हमारे बांदा के जो नवाब रहे हैं, हमारे बांदा के जो राजा रहे हैं, वो कभी अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं, अंग्रेज़ों से उन्होंने कभी हाथ नहीं मिलाया, और हमेशा हमारे हिंदुस्तान के लिए खड़े रहे हैं। तो दोस्तों ये आवाज़ थी नवाब शादाब अली बहादुर जी की, जो बाजीराव मस्तानी के 8वें वंशज हैं। और इन्होंने एक छोटी सी डिमांड रखी है कि भाई जो इनकी रियासत रही है, जो इनकी सल्तनत रही है, वहाँ पर उनको एक जगह दी जाए जहाँ पे उनका परिवार आ सके, उनका परिवार आके ठहर सके। तो मेरे ख्याल से तो ये जो भी उनकी मांग है ये जायज़ है, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मांग को माना जाए। और मैं अपने जनप्रतिनिधि जो बांदा के हैं उनसे भी मैं इस चीज़ की गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि भाई हमारी बांदा की रियासत जो जो इसका इतिहास इतना बड़ा है, नवाब साहब ने हमको बांदा के इतिहास के बारे में बताया, शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता। तो वो इतिहास हमारा जिंदा रहे, और उस इतिहास को हम कितना अपने बांदा वासियों तक पहुंचा सके, ये हमारी जीत होगी। तो दोस्तों ये थी आज की पंचायत, और हम लोग आपसे जल्द मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नई पंचायत के साथ, जहां पे हम लोग बातें करेंगे कुछ अनकही कुछ अनसुनी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय फाइनेंस।